वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड जॉय विद जे। सीटीटी के अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र इस विषय के भाषा के कार्य इस घटक पर 30 सवाल हल करने वाले हैं। सभी टीचरगणों को मेरा नमस्कार। हिंदी के सीटीटी अध्ययन में आप सभी का स्वागत। आज की हिंदी की तासिका में हम भाषा के कार्य इस विषय पर 30 सवाल हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, माइकल हैलिडे के अनुसार जब एक बच्चा अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा का उपयोग करता है, जैसे मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए, तो यह भाषा के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर 4 कार्य दिए हैं। तो पर्याय क्रमांक डी देखिए, पर्याय क्रमांक डी, उपकरण कार्य। उपकरण कार्य में क्या होता है? यह कार्य मुझे चाहिए यानी वांट, आई वांट की स्थिति को दर्शाता है, जहां भाषा का उपयोग भौतिक ज़रूरतों की पूर्ति के साधन के रूप में होता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। सवाल दूसरा, लेव वाइगोत्स्की के निजी वाक्य सिद्धांत के संदर्भ में भाषा का सबसे महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कार्य क्या है? तो यहाँ पर 4 पर्याय दिए हैं। चारों पर्याय में से सबसे आखिरी पर्याय देखिए, स्वनियमन और जटिल कार्यों का समाधान। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा का उपयोग स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने और समस्या समाधान के लिए एक उपकरण के रूप में करते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। सवाल 3 की तरफ चलते हैं। कक्षा में एक शिक्षिका बच्चों से कहती है, कल्पना कीजिए कि आप एक अदृश्य द्वीप पर हैं, वहाँ के परिवेश का वर्णन अपनी भाषा में करें। यहाँ भाषा का कौन सा प्रकार्य मुख्य रूप से सक्रिय है? तो यहाँ पर सबसे पहला पर्याय देखिए, कल्पनात्मक कार्य। जब भाषा का उपयोग काल्पनिक परिवेश, कहानियाँ या असंभव स्थितियों को गढ़ने के लिए किया जाता है तो वह कल्पनात्मक कार्य कहलाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए, कल्पनात्मक कार्य इस प्रश्न का सही जवाब है। चौथा प्रश्न, जिम कमिंस द्वारा प्रतिपादित कैल्प, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, भाषा के किस विशिष्ट कार्य की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 पर्याय। सबसे आखिरी पर्याय देखिए, डी, अमूर्त और जटिल शैक्षणिक चिंतन का कार्य। अब जो कैल्प जो होता है, कैल्प का संबंध उन भाषाई कौशल्यों से है जो स्कूल के विषयों को समझने, विश्लेषण करने और अमूर्त अवधारणाओं को व्यक्त करने में आवश्यक होते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। सवाल 5 की तरफ चलते हैं। भाषा का अन्वेषणात्मक कार्य प्राथमिक स्तर के शिक्षणार्थियों में किस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है? तो अन्वेषणात्मक कार्य जो होता है जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक डी देखिए, जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की क्षमता। अन्वेषणात्मक कार्य का अर्थ यही है, भाषा के माध्यम से क्यों और कैसे पूछकर परिवेश को समझना। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 6 की तरफ। कक्षा 4 की एक छात्रा अपनी डायरी में अपने अनुभव को साझा करती है और अपने विचारों को स्पष्ट करती है। यहाँ भाषा का कौन सा कार्य सर्वाधिक मुखर है कि वह सुखर है कहेंगे? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक चारों पर्याय देखिए, पर्याय क्रमांक सी की तरफ ख्याल दीजिए, व्यक्तिगत कार्य। व्यक्तिगत कार्य के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं, मतों, अपनी सो यानी सेल्फ की पहचान को व्यक्त करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी, यह व्यक्तिगत कार्य इस प्रश्न का सही उत्तर है। सवाल 7 की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रित वाक, अब वाइगोत्स्की का जो होता है निजी वाक होता है, जीन पियाजे का आत्मकेंद्रित वाक होता है, यह भी हमें ख्याल में रखना है। भाषा के किस विकासात्मक पहलू को दर्शाता है? तो सबसे ऊपर का पर्याय देखिए, संज्ञानात्मक विकास की प्रारंभिक सीमाओं को दर्शाता है। पियाजे का मानना था कि बच्चा दूसरों से संवाद करने के बजाय स्वयं के दृष्टिकोण में सीमित होता है, जो विकास का एक चरण है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए जो है, पर्याय क्रमांक ए देखो, यहाँ पर सबसे ऊपर का पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 8 की तरफ। भाषा का सामाजिक कार्य बच्चों को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है? अब भाषा का सामाजिक कार्य किस प्रकार सहायता प्रदान करता है? तो पर्याय क्रमांक बी देखिए, सांस्कृतिक मूल्यों और आत्मसातीकरण और संबंधों के निर्माण में मदद करता है, सहायता प्रदान करता है।
तो भाषा के माध्यम से ही बच्चा अपने समाज की परंपराओं को सीखता है और दूसरों के साथ भावनात्मक संबंध बनाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। यदि एक शिक्षक कक्षा में लोकतंत्र विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करता है तो वह भाषा के किस प्रकार्य का विस्तार कर रहा है? तो वह प्रतीकात्मक और वैचारिक प्रकार्य का क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। अब क्योंकि उसका स्पष्टीकरण ऐसा है, उच्च स्तरीय विमर्श में भाषा विचारों को गढ़ने, तर्क देने और प्रतीकात्मक रूप से समाज की व्याख्या करने का कार्य करती है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 10 की तरफ। भाषा का नियामक कार्य कक्षा प्रबंधन में किस प्रकार दिखाई देता है? अब नियामक कार्य किस प्रकार दिखाई देता है? तो पर्याय क्रमांक बी देखिए, शिक्षक द्वारा गतिविधियों के लिए निर्देश देना। नियामक कार्य का अर्थ है भाषा के माध्यम से व्यवहार को निर्देशित करना। जैसे लाइन बनाइए, किताब खोलिए, किताब पढ़िए, तो ऐसे जो हम सूचना देते हैं उन्हें ही यहाँ पर क्या कहते हैं? तो उन्हें ही यहाँ पर नियामक कार्य कहते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 11 की तरफ। भाषा का अभिव्यक्तिपरक कार्य प्राथमिक रूप से किससे संबंधित है? अभिव्यक्तिपरक कार्य जो है किससे संबंधित है? वक्ता की आंतरिक भावनाओं और मनोदशाओं से क्या है? संबंधित है। तो पर्याय क्रमांक सी देखिए, अभिव्यक्तिपरक कार्य का केंद्र वक्ता होता है जो अपनी खुशी, दुख, क्रोध को शब्दों के माध्यम से बाहर निकलता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 12वें प्रश्न की तरफ चलो। बहुभाषिक कक्षा में जब एक छात्र अपनी मातृभाषा का उपयोग किसी कठिन अवधारणा को समझने के लिए करता है तो भाषा यहाँ किस कार्य का निर्वाह कर रही है? तो किस कार्य का निर्वाह कर रही है भाषा? संज्ञात्मक हेतु का कार्य निर्वाहित कर रही है। कहाँ है पर्याय? पर्याय क्रमांक बी, संज्ञानात्मक सेतु कर रही हो, सेतु का कार्य यानी ब्रिज का कार्य कर रही है। क्योंकि भाषा यहाँ नई और जटिल जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य कर रही है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते सवाल 13 की तरफ। हेलिडे के प्रतिनिधित्व परक कार्य के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रतिनिधित्व परक कार्य, तो पर्याय क्रमांक ए देखिए, इसका उपयोग दुनिया के बारे में तथ्य और जानकारी देने के लिए होता है, उसे ही प्रतिनिधित्व परक कार्य कहा जाता है। इसे सूचनात्मक कार्य भी कहा जाता है क्योंकि जहाँ भाषा संदेश या जानकारी प्रसारित करने का माध्यम बनती है भाषा, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इस कार्य को प्रतिनिधित्व परक कार्य कहते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। भाषा का सौंदर्य शास्त्रीय कार्य साहित्य शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? सौंदर्य शास्त्रीय कार्य क्यों महत्वपूर्ण है साहित्य में? क्योंकि पर्याय क्रमांक बी देखिए, यह भाषा की लय, अलंकार और आनंदमयी अभिव्यक्ति को सराहने में सक्षम बनाता है। अब इस कार्य का मुख्य उद्देश्य भाषा के कलात्मक रूप का आनंद लेना और उससे प्रभावित होना है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 15 की तरफ। एक बच्चा कहता है, चलो हम साथ मिलकर खेलते हैं, तुम राजा बनो और मैं मंत्री। यहाँ भाषा का कौन सा कार्य संयुक्त रूप से प्रभावी है? देखो यहाँ पर अंतरक्रियात्मक और कल्पनात्मक कार्य हो रहा है। अब क्यों? बच्चा दूसरों के साथ जुड़ रहा है यानी अंतरक्रिया हो रही है और एक काल्पनिक भूमिका का निर्माण कर रहा है। तो ये राजा बनो मंत्री बनो काल्पनिक भूमिका है, इसलिए यह काल्पनिक है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16 की तरफ। भाषा का अधिभाषिक कार्य तब सक्रिय होता है जब, देखो अब अभिभाषिक कार्य तब सक्रिय होता है जब हम भाषा का उपयोग भाषा की संरचना और नियमों पर चर्चा करने के लिए करते हैं। पर्याय क्रमांक बी। अब यहाँ पर इसे कैसे स्पष्ट किया जाएगा? जब हम व्याकरण पर बात करते हैं या किसी शब्द का अर्थ पूछते हैं तो हम भाषा के माध्यम से ही भाषा की ही विश्लेषण
कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर भाषा का उपयोग हम भाषा का उपयोग भाषा की संरचना और नियमों को चर्चा करने के लिए करते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अधिभाषी कार्य कहा जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। 17वें प्रश्न की तरफ चलिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के कार्य को समझने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी होगी? तो कौन सी गति सबसे प्रभावी होगी? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देखिए, विभिन्न सामाजिक संदर्भों जैसे बाजार, अस्पताल के संवादों का विश्लेषण करना। क्योंकि विभिन्न संदर्भों में भाषा के बदलते रूपों को देखना ही उसके वास्तविक कार्य को समझने का श्रेष्ठ तरीका है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 18वें प्रश्न की तरफ चलिए। भाषा का संकेतात्मक कार्य मुख्य रूप से किस पर बल देता है? संकेतात्मक कार्य किस पर बल देता है? बाहरी वास्तविकता और संदर्भ के जटिल वर्णन पर वह क्या देता है? बल देता है। क्योंकि संकेतात्मक कार्य का अर्थ है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का वस्तुनिष्ठ तरीके से वर्णन करना। उसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं? उसे यहाँ पर संकेतात्मक कार्य कहा जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 19 की तरफ। जब एक शिक्षार्थी कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि संधि और समाज में क्या अंतर है, तो वह भाषा के किस कार्य का उपयोग करेगा? तो सवाल पूछेगा। तो सवाल आता है अन्वेषणात्मक कार्य में। इसलिए पर्याय क्रमांक जो ए है अन्वेषणात्मक कार्य इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 20 की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा का कार्य केवल संप्रेषण तक सीमित नहीं बल्कि कहाँ तक है? ज्ञान के सृजन और अस्मिता के निर्माण का आधार भी है। सबसे ऊपर का पर्याय। क्योंकि एनसीएफ के अनुसार भाषा सोचने, समझने और खुद को एक सामाजिक पहचान देने का महत्वपूर्ण उपकरण है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 21 की तरफ। भाषा का फटिक प्रकार्य क्या सुनिश्चित करता है? अब फटिक मतलब क्या? जैसे नमस्ते, हेलो और बताओ। इनका उद्देश्य जानकारी देना नहीं बल्कि संवाद का द्वार खोलना होता है। किसी से बात करने से पहले हम क्या करते हैं? इस तरह से सामाजिक संबंध बनाने के लिए इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इन्हें ही यहाँ पर क्या कहते हैं? फटिक कार्य का प्रकार्य कहा जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी देखिए। पर्याय क्रमांक बी संप्रेषण के माध्यम का चालू होना और सामाजिक मेलजोल, यह इस प्रश्न का सही जवाब माना जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल 22 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा के कार्य के शिक्षण में परिवेश का क्या महत्व है? क्या महत्व है परिवेश का? तो परिवेश भाषा के विविध प्रकारों के स्वाभाविक अवसर प्रदान करता है। तो बच्चा अपने आसपास की दुकानों, विज्ञापनों और बातचीत से भाषा के वास्तविक उपयोग सीखता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। हैलिडे के अनुसार जब बच्चा अपनी इच्छाओं और भावनाओं को प्रकट करता है, जैसे मुझे यह पेंटिंग अच्छी लगी, तो यह क्या है? तो देखो, यह भावनाएं प्रकट की यानी व्यक्तिगत कार्य हो सकता है। तो यहाँ सबसे आखिरी पर्याय देखिए, व्यक्तिगत प्रकार्य होगा। यह वक्ता अपने विचार, पसंद और नापसंद यानी अपने भाव को व्यक्त करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। भाषा का अपीलात्मक कार्य मुख्य रूप से किसे प्रभावित करने का प्रयास करता है? तो किसे प्रभावित करता है? वह श्रोता के व्यवहार और सोच को प्रभावित करता है। पर्याय क्रमांक डी। विज्ञापन या राजनीतिक भाषण अपीलात्मक कार्य के उदाहरण है, जहां श्रोता को कुछ करने या मानने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते 25वें प्रश्न की तरफ। भाषा के कार्य के संदर्भ में भाषण और लेखन में मुख्य अंतर क्या है? क्या है मुख्य अंतर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक डी। भाषण तात्कालिक अंतर्क्रिया के लिए होता है, जबकि लेखन सूचना के संरक्षण और दीर्घकालीन संप्रेषण के लिए होता है। क्योंकि भाषण का कार्य तत्काल प्रतिक्रिया पाना है, जबकि लेखन का कार्य दूरी और समय की सीमाओं को पार करना है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 26वें प्रश्न की तरफ चलिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के वैचारिक कार्य को पुष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सर्वोत्तम है? तो यहाँ पर कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक बी, गहन पठन और आलोचनात्मक विश्लेषण जरूरी है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक बी, वैचारिक कार्य का अर्थ दुनिया के अनुभव को भाषा के माध्यम से श्रेणीबद्ध करना और समझना, जो आलोचनात्मक चिंतन से संभव है। इसलिए यहाँ पर पर्याय क्रमांक बी जो है, पर्याय क्रमांक बी आप देख सकते हो, पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। बच्चे की भाषा में क्यों और कैसे वाले प्रश्नों की अधिकता भाषा के किस विकास को दर्शाती है? तो यहाँ पर तार्किक और अन्वेषणात्मक प्रकार की परिपक्वता को दर्शाती है। तो कहाँ पर है? पर्याय क्रमांक बी में है। यह प्रश्न दर्शाते हैं कि बच्चा अब भाषा का उपयोग केवल मांग के लिए नहीं बल्कि संसार के रहस्य को सुलझाने के लिए कर रहा है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। 28वें प्रश्न की तरफ चलिए। भाषा का मुक्तकारी कार्य क्या है? अब मुक्तकारी कार्य क्या है? तो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना और अन्याय के विरुद्ध बोलना। पर्याय क्रमांक सी। भाषा का यह कार्य व्यक्ति को सशक्त बनाता है ताकि वह सामाजिक और राजनीतिक रूप से खुद को अभिव्यक्त कर सके और स्वतंत्र हो सके। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 29वां प्रश्न देखिए। एक शिक्षक द्वारा छात्रों को समाचार पत्र की हेडलाइन तैयार करने का कार्य देना भाषा के किस कार्य का अभ्यास है? तो किस कार्य का अभ्यास है? सूचना को संक्षिप्त और प्रभावी रूप से संप्रेषित करना, क्योंकि यह भाषा के प्रतिनिधात्मक और प्रभावी संप्रेषण का कार्य का उदाहरण है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही जवाब है। और आखिरी प्रश्न, भाषा के कार्यों की विविधता को देखते हुए एक भाषा शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए भाषा के कार्यों की विविधता देखते हुए? पर्याय क्रमांक सी देखिए। भाषा प्रयोग के विविध और अर्थपूर्ण अवसर सृजित करना। जब छात्र अलग अलग उद्देश्यों जैसे शिकायत करना, प्रशंसा करना, तर्क देना के लिए भाषा का प्रयोग करेंगे तभी वे इसके वास्तविक कार्य को सीख पाएंगे। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही जवाब है। इस तरह से 30 सवाल हमने यहाँ पर हल किए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तासिका अच्छी लगी हो, सवाल अच्छे लगे हो, समझ में आए हो तो ज़रूर तासिका को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। सीटीटी और टीईटी की वीडियो अपने चैनल पर है, उन्हें पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। रुकता हूँ, फिर मिलेंगे नई तासिका के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।